नमस्कार। आज एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में देखते हैं हम लोग। इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था सामाजिकरण के सिद्धांत में। पहले था आपका कूले का स्वदर्पण सिद्धांत, उसके बाद था मीड का सिद्धांत जिसे मैं और मुझे का भी सिद्धांत, आत्मीयता का सिद्धांत, फिर था दुर्गेम का प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, उसके बाद था एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो जो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत था, इन्होंने एरिक एरिक्सन जी जो थे वो जो सामाजिकरण बने जीवन में जो समाज से लगाव होता था बच्चे के या व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है उसको उन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा था। तो अब जैसे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि कूले का स्वदर्पण सिद्धांत जो था उन्होंने बताया था कि कूले जी जो बताए थे 1902 में स्वदर्पण सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि व्यक्ति या बालक जिसके साथ जैसा व्यवहार करेगा वह भी उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा। अगर उससे प्यार से बात करेगा तो वह भी उसके साथ प्यार से बात करेगा, नफरत से बात करेगा तो नफरत से साथ बात करेगा। या आप समझ लें कि न्यूटन का थर्ड लॉ, नहीं जैसे को तैसा। तो वो स्वदर्पण यानी आप समझ लेंगे स्वदर्पण मतलब दर्पण के सामने खड़े होकर के जैसे आप एक्शन करेंगे वैसे दर्पण भी आपको दिखाएगा कि वैसे एक्शन करेगा। हंसेंगे तो हंसते हुए चेहरा दिखाई देगा, रोएंगे तो रोए हुए। एक तरीके से स्वदर्पण का स्वयं को अपने दर्पण में देख करके, यानी समाज में जैसे आप व्यवहार करेंगे समाज भी आपके साथ वैसे व्यवहार करेगा। अगला था आपका मीड का सिद्धांत, जिसको मैं और मुझे का सिद्धांत या आत्मीयता का सिद्धांत उन्होंने 1934 में मीड नामक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि जो हम समाज में अपने मतलब जो बालक है या व्यक्ति है उसको मैं और मुझे का का एहसास होता है, मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का यानी जिम्मेदारी निर्वाह का भी सिद्धांत उसे कहा गया, आत्मीयता का भी सिद्धांत कहा गया कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। अगर बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा सा मान लीजिए 6, 7, 8 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा, थोड़ी सी उसको पढ़ाई लिखाई में रुचि है तो उसको भी एहसास होने लगता है कि मेरा जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करूँ। फिर बड़ा हो गया, फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया तो फिर जॉब के लिए भी तैयारी करना शुरू कर देगा, जॉब मिल गया तो फिर शादी वादी हो जाती है। तो व्यक्ति होकर के वह भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पालन करने लगता है कि भाई तो यानी जीवन में मैं और मुझे मतलब समाज को लेकर के बात हो रही है कि समाज में मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं और मुझे का सिद्धांत मीड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और दुर्खीम का जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का दुर्खीम जो दिए थे उसमें उन्होंने ये बताया था कि हर समाज की अपने रीति रिवाज होती हैं, अपने आचार विचार होती हैं, अपनी मान्यताएँ होती हैं, अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं, अपने सामाजिक गतिविधियाँ में हर व्यक्ति अपना एक प्रतिनिधित्व करता है, अपना एक समाज में जैसे वो समाज कार्य प्रणाली होती है उसी समाज के लोग उस समाज में रहते हुए वैसे ही अपने सामाजिक गतिविधियों प्रणालियों को करते हैं। तो इस तरीके से जो है अगला था आपका कि एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे मैं बता दिया था थोड़ा सा, लेकिन पूरा डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे इसके। पहला था आपका विश्वास बनाम अविश्वास, और जो ट्रस्ट वियस मिसट्रस्ट जो 0 से 1 वर्ष की अवस्था तक का वो एरिक्सन जो थे ये जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं मतलब सामाजिक प्राणी है व्यक्ति या बालक जो है अलग पैदा होता है तो एक जैविक प्राणी के रूप में, लेकिन भाई पैदा होने के बाद समाज में ही रहना है, उसको बड़ा होना है, समाज के साथ ही व्यवहार करना है। तो उन्होंने जीवन की 8 अवस्थाओं को बताया। और एक बात ये और है ये कि जो एरिक्सन जी जो थे सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और वो जो है जैसे ईगो, सुपर ईगो, अहम, अत्यहम, परहम की बात के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ इन्होंने जो 8 अवस्थाएं दी थी उस 8 अवस्थाओं को हम लोग समझेंगे डिटेल में। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वियस मिसट्रस्ट, 0 से 1 वर्ष का जब बच्चा होता है तो जैसे जो लोग उसे प्यार करते हैं तो उस पर वो विश्वास करता है। अब माँ बाप हो गए, घर के भाई बहन हो गए, जो भी सदस्य हो गए, और जो लोग उससे नफरत करते हैं यानी उसको डांटते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं तो उनसे वह कोई उन पर विश्वास नहीं करता है। अब जैसे आप देखेंगे कि माँ बाप हो गए से विश्वास कर लेता है, वो उसको बुलाएंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अगर घर के सदस्य पे विश्वास करता है कि घर के सदस्य प्यार करते हैं, बाहरी लोग हैं जो डांटेंगे या
डरावनी बातें करते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करता है। अगर मान लीजिए माँ बाप ही अगर डांट डांट के बात करते हैं तो उन पर भी उनका विश्वास खत्म, बच्चे का विश्वास खत्म हो जाता है। बाहरी लोग प्यार से बात करते हैं तो उन पर विश्वास हो जाता है। इस तरीके से कि विश्वास बनाम नाम से ही स्पष्ट है। दूसरा, स्वायत्तता बनाम सर्व या संदेह, ऑटोनॉमी वी आर सेम आर्ट ऑफ, तो 1 से 3 वर्ष की अवस्था में हो जाए। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है स्वतंत्र रहना चाहता है। क्या है, स्वतंत्र रहना चाहता है। वो एक तरीके से अंतर्मुखी, स्वार्थी प्रवृत्ति का, जिसको असामाजिक कहेंगे। वह जो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और अपने आप में मतलब अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और यह भी होता है कि अगर कोई उसको डांट देता है या कुछ कह देता है, या जैसे इसको एक तरीके से कहा जाए कि लैट्रिन वगैरह जैसे टॉयलेट से संबंधित जोड़ा गया है, तो उसमें अब वो शर्म महसूस करता है, थोड़ा सा बड़ा जब होता है तो बच्चा, तो उसको जो है इस तरीके से अपने आप में शर्म या संदेह होता है, लेकिन वह जो है अंतर्मुखी यानी स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। फिर अगला है पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव गुल्ट, जो 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है किसी काम को करने के लिए पहल करता है, लेकिन उसे यह भी होता है कि अगर मैं उसमें सफल नहीं होऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, और जब डांट पड़ेगी तो फिर वो क्या होगा कि भी जो है एक तरीके से अपराध का बोध होगा कि मैं गलती के अंदर मुझे डांट रहे हैं, उसके अंदर अपराध की भावना का भी एहसास होता है। तो इस तरीके से इसको खेल की अवस्था, बच्चा खेलने में ज़्यादा रुचि लेता है। छोटे छोटे बच्चे से गुड्डी गुड्डे का खेल, लुका छुपी का खेल, इस तरीके से मतलब खेल की व्यवस्था को हम कहेंगे पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव। तो इस तरीके से अगला है मेहनत या परिश्रम बनाम हीनता। जैसे आप देखिए इंडस्ट्रियस इन्फीरियरिटी, इसमें क्या होता है कि बच्चा हर काम को करने के लिए मेहनत करता है, और वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसके अंदर वो भावना ये रहती है कि अगर मैं सफल हो गया तो मुझे लोग जो है शाबाशी देंगे, नहीं सफल हुआ तो हीनता। जैसे क्लास में बच्चा पढ़ने जाता है, इसे विद्यालय की व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें जो है बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है, और अच्छा बता दिया, शाबाश टीचर कहते हैं तो बहुत खुश होगा। अगर मान लीजिए डांट दिया तो उसके अंदर हीनता की भावना की टीचर क्या व्यवहार करके बच्चे हंस देते हैं, क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाता अच्छे से, टीचर बताते हैं तो उन्हीं मेहनत करता है, लेकिन हीनता के अंदर भावना उसके अंदर रहती है कि सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी वो बता नहीं पाता है, नहीं वही बात होती है कि लोग हंस देंगे। तो इस तरीके से अगला है आपका पहचान बनाम संभ्रांत, यानी आइडेंटिटी बेस कंफ्यूजन, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था। अब इसमें देखेंगे कि एडल्ट स्टेज हो जाती है, एडल्टोसेंस स्टेज हो जाती है, किशोरावस्था की अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है यानी बालक हो गया, वो तो अब वो अपनी पहचान, चाहे वो खेल में, चाहे पढ़ाई में, चाहे नाटक में, हर चीज़ में अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करता है कि मैं अच्छा करूँगा तो मेरी पहचान होगी, लोग मुझे प्रशंसा करेंगे, मेरा आदर करेंगे, मुझे बैठाएंगे, मुझे अच्छा कहेंगे। लेकिन वहीं फिर यह भी होता है कि उसके अंदर जो है एक तरीके से कन्फ्यूजन ये रहता है कि वह को रहता है कि अगर अच्छा नहीं करूँगा तो मुझे लोग नीचे, जैसे नहीं कोई टेस्ट दे रहा है या परीक्षाएं हो रही हैं, तो अगर टॉप कर गया तो मेरा अवार्ड मिलेगा, नहीं हुआ तो फिर जो नहीं मिलेगा। तो यानी कन्फ्यूजन हुआ की भी स्थिति, संभ्रांति की स्थिति रहती है। इस तरीके से इसी कहेंगे कि वो अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे घर परिवार में मेहनत कर रहा है, तो हर जगह भी घर में किसी शादी का माहौल है, किसी इस तरीके से, तो वो कार्य करने के लिए जो है अपनी पहचान बनाता है, लोग उसकी प्रशंसा करें कि हाँ यह बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन उसके अंदर यह भी रहता है कि अगर नहीं कर पाता हूँ तो लोग मतलब कि वह वाली स्थिति बनी रहती है कि कन्फ्यूजन रहता है उसके अंदर कि हो रहा है तो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके तो बाद में पता चलेगा। अगला है आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी यस आइसोलेशन, 18 से 35 या 40 वर्ष, कहीं कहीं 35 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 40, लेकिन 18 से 35 या 40 वर्ष। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ वह तरीके से आप देखेंगे तो वही प्रौढ़ावस्था की बात आ गई। प्रौढ़ावस्था में वो एक तरीके से ग्रेजुएशन उसके के बाद की अवस्था, उसको ग्रेजुएशन कर रहा है या पीजी कर रहा है, तो उसमें उसके साथ जो लोग ज़्यादा लगाव रखते हैं, जो लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, जो लोग ज़्यादा
एक तरीके से आत्मीयता की भावना उसके अंदर आ जाती है, तो उसके साथ वह दोस्ती का संबंध बना लेता है, बहुत जिगरी दोस्त एक तरीके से कहेंगे। और जो लोग ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उसके साथ अलगाव की स्थिति हो जाती है। तो इसको दोस्ती और दुश्मनी की भी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, कि इसको आत्मीयता बनाम अलगाव है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो 18 से 35 वर्ष, ये आप याद रखेंगे कि ये जो डेट है, ये मतलब जो टाइम है, ये जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, जन्मात्मकता जेनेटिविटी बनाम स्टेग्नेशन, यानी 40 से लेकर के 60 वर्ष तक के, यानी आप 35 से 60 कहें या 40 से 60 कहें, तो इसमें बच्चा क्या करता है, यानी बच्चा नहीं रह गया सारी, इसमें तो एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में ये सोचता है कि भाई बच्चे हो गए तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अब उसके बाद वो उनके जीवन के बारे में वो सोचता है, यानी उसके जीवन में एक तरीके से स्थिरता धीरे धीरे आना शुरू कर देती है, कि अब ये बच्चों के बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी होगी, फिर मतलब जीवन के पूरे एक तरीके से अपने मकसद को वह सोचता है कि भाई घर भी बन जाए, शादी भी बच्चों को हो जाए, बच्चे सेटल भी हो जाए, उनका जॉब भी लग जाए, अब मेरा अब रिटायरमेंट भी आ रहा है, या नहीं रिटायर हो है तो बिजनेस कर रहा था, ये सोचता है कि अब मेरे हाथ पर उतने काम नहीं करेंगे, मुझे अब थकावट महसूस, मतलब कि अपने तरीके से अपने जन्मात्मकता मतलब वंश के बारे में एक तरीके से सोच ले, कि अपने वंश के बारे में सोचता है, अगर बच्चे हैं तो मेरा वंश चलेगा, और फिर जीवन में स्थिरता आ जाती है। फिर संपूर्णता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी विद डिस्पेयर, तो ये 60 से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये एक जी ने बताया था कि 8 अवस्थाओं को बताया था इन्होंने, कि 8 अवस्थाओं में पूरे जो है समाजीकरण व्यक्ति का होता है, और उसमें पूरा जीवन बीत जाता है, तो लास्ट अवस्था में संपूर्णता, यानी पूरी की जो 7 अवस्थाएं हैं, इसके बारे में वह व्यक्ति कंक्लूजन पूरा एक तरीके से अपने करता है, उसके बारे में सोचता है कि मैंने क्या किया, अच्छा किया, सफल हो गए मेरे बच्चे, और मेरे जीवन सफल हो गया, मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अभी आदमी के हर जीवन का यही उद्देश्य होता है, चाहे वो गरीब हो, एक रिक्शा चालक हो, चाहे करोड़पति अरबपति हो, अगर उसे पूछा जाए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, तो वही बताएगा कि मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बन जाए, और कामयाब हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, यानी जो है खुद का अपना बिजनेस करे, खुद का कमाने लगे, जहाँ जा पा जाए। तो उस तरीके से अगर वो उसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में वो सफलता मिल जाती है, तो उसके अंदर संपूर्णता आ जाती है। अगर वही चीज़ें वो उसके बच्चे, उसके परिवार, उसमें कमी रह जाती है, नहीं सफल हो पाते हैं, तो वो क्या होता है, निराशा फिर उसको हो जाती है। तो इस तरीके से साइको सोशल थियरी ऑफ एरिक एरिक्सन का ये था पूरा 8 भागों में पढ़ाया गया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।